स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय की 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों हमने बात की थी कि किस तरह भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, उसके बाद में जो महात्मा गांधी की एंट्री होती है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, और खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, और उसके बाद लाहौर में जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अलग अलग धाराओं में यानी जो लोग हैं उनमें किस प्रकार की रिएक्शंस रहता है इन चीज़ों के प्रति, तो सब हमने देखा है। आज हम इस वीडियो में जो इस चैप्टर की बची हुई चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना कोई देरी की हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है सविनय अवज्ञा की सीमाएं, यानी वो कौन सी लिमिट्स थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ने से रोका, या कहीं ना कहीं एक तरीके से कि वो लिमिट्स थी या सीमाएं थी। तो देखिए, सबसे बड़ी एक कमी ये थी दोस्तों कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। यानी भारतीय समाज उस समय इतना शिक्षित नहीं था ना, जितना आज हैं हम, उतना शिक्षित थे नहीं लोग। तो लोगों को पता नहीं था एक्चुअली में कि स्वराज का अर्थ क्या है। तो उन्होंने क्या किया, स्वराज का अर्थ अपने अपने हिसाब से ले लिया। तो जैसे अछूतों ने जो है उसमें अछूतों के बारे में देखते हैं। तो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सिंपली या जनरली इसको कांग्रेस के नाम से जान सकते हैं। तो कांग्रेस में अधिकतर रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू थे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो अछूत है वो कांग्रेस के में पार्टी में पदाधिकारी नहीं थे, उसमें सदस्य नहीं थे, तो वो इसके मेंबर भी नहीं थे, तो वो कैसे इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो कारण ये था कि ज़्यादातर रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू ही कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता खत्म किए बिना 100 साल भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। एक चीज़ गांधी जी ने क्लियर कर दी दोस्तों कि जब तक देश में छुआछूत खत्म नहीं होगी, जब तक सामाजिक विभाजन खत्म नहीं होगा, तो ये जो है हम स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब 3 गोलमेज सम्मेलन थे वहाँ पे भी उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, वापस आए, फिर उन्होंने अछूतों के लिए काम करना शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब है ईश्वर की संतान। ये शब्द महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। और उन्होंने ये कहा कि जो अछूत हैं, जिसे सामाजिक श्रेणी में सबसे निम्नतम कोटि में माना जाता है, वो एक्चुअली में भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान है। लेकिन विडम्बना देखिए दोस्तों कि जो शब्द दिया गया है हरिजन, वो खुद भी कहीं ना कहीं इसका प्रतीक बन गया है। आज सामाजिक हीनता का शब्द बन गए हैं ये शब्द। और नेक्स्ट है, उन्हें मंदिर और सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। किसने? महात्मा गांधी ने बाद में समझा कि भाई जब तक सामाजिक विभाजन या सामाजिक जो भेदभाव है, विशेषकर जाति आधारित, ये जब तक खत्म नहीं होगा, तो तब तक हम सही स्वराज को हासिल नहीं कर पाएंगे। सामाजिक लड़ाई भी उन्होंने शुरू कर दी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ। लेकिन जो दलित नेता थे वे अपने समुदाय की समस्याओं का अलग हल ढूंढना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ देश की आज़ादी होने में उनकी भलाई नहीं है, सिर्फ देश आज़ाद हो जाएगा, जो राजनीतिक सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल के सवर्ण हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी और समाज के उस वर्ग के हाथ में आएगी जो हमेशा हमारे साथ हीनता भरा व्यवहार करते आए। तो उन्हें लगा कि ये सच्ची स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वो संगठित हुए, आरक्षण की मांग की और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। आरक्षण और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में छोटा सा एक अंतर है दोस्तों कि मान लो ये आरक्षण की बात करें तो मान लो यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। तो 100 सीट में से मान लो कि 30 सीट जो है किसी के लिए रिजर्व है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके लिए, जिस समुदाय या जिसके लिए भी आरक्षण है, उसी समुदाय के लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं में से कोई एक चुनाव जीतेगा। तो ये तो था कि जनरल सभी लोग वोट देंगे, और जनरल मीन्स जनरली बात कर रहा हूँ मैं कि सामान्यतः सभी लोग वोट देंगे और उनमें से कोई एक उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन पृथक निर्वाचन का व्यवस्था ये है कि जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो एक समुदाय विशेष के होते हैं और उनको वोट देने वाले भी उसी समुदाय विशेष के होते हैं। यानी कुल मिला के लोगों में राजनीतिक विभाजन कर देना। तो ये जो एक डिमांड थी कि हमारी असली समस्या का समाधान यही होगा। फिर सन 1930 की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। यानी इन्होंने एक जो अलग वर्ग बनाया था कि भाई हमारा जो वर्ग शोषित हैं, जो दमित हैं, इसलिए उन्होंने एक दमित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास बोल सकते हो, एसोसिएशन, उसकी स्थापना की। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इन्होंने की थी। पृथक निर्वाचन का मतलब है हमारे ही समुदाय के लोग वोटर होंगे और हमारे समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और इनमें से फिर कोई एक जीतेगा। यानी फिक्स हो जाएगा कि इस समुदाय का प्रतिनिधि ही आगे जाएगा। ये डिमांड थी अंबेडकर की। फिर उनके और गांधी जी के बीच में समझौता होता है पूना में।
महाराष्ट्र में है पूना, तो वहाँ इनके बीच में समझौता होता है सितंबर 1932 में। तो इसे पूना समझौता और अंबेडकर गांधी समझौता भी कहते हैं, आप दोनों नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकला दोस्तों? इस समझौते में कुछ बातें गांधी जी ने मानी, कुछ बातें अंबेडकर महोदय ने मानी। तो क्या बातें थी देखिए, कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर दलितों को आरक्षण, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आरक्षण को कांग्रेस ने स्वीकार किया गांधी जी के माध्यम से, और अंबेडकर ने ये मांग स्वीकार कर ली कि हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें आरक्षण चाहिए, और आरक्षण की बात में मान गए। तो इस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला और यहाँ पे समझौता हुआ था पूना में। तो इसे पूना समझौता कहते हैं, सितंबर 1932 की बात है। तो मतदान सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र जो है वो सामान्य रहेगा, यानी सभी लोग वोट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीमाएं मीन्स कि दलितों के बारे में या अछूतों के बारे में जाएंगे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ उनकी सामाजिक लड़ाई भी थी। अब हम देखेंगे मुस्लिम। सन 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के करीब आने लगी। यानी कांग्रेस की जो नज़दीकियां हैं वो जो हिंदू संगठन थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल भी यहाँ बुक में दे रखा है, हिंदू महासभा, तो उन संगठनों से नज़दीकियां बढ़ने लगी। तो मुस्लिमों ने इन चीज़ को थोड़ा डाउटफुल देखा कि क्या आगे हमारे लिए कुछ जगह है या नहीं है। इस तरीके से जो नज़दीकियां होनी चाहिए, जो साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई में कहीं ना कहीं वो दूरियां दिखने लगी थी। तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों ही तरफ के जो नेता हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा जोर दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि असली लीडरशिप हम हैं। तो आम लोगों की राय हो सकता है कि अलग हो, तो उन्होंने अपनी राय को आम लोगों की राय मान लिया, और इस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव भी बिखरा। सन 1927 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में गठबंधन का प्रयास हुआ कि दोनों मिल करके हम लड़ाई लड़ें। तो जाहिर सी बात है, जब मिलकर बात करेंगे, जो दो विरोधी अगर गुट एक साथ आएंगे तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं, कुछ बातें रखी जाती हैं। तो वही बात थी कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व का जो मामला था, उस मामले का सवाल था कि किस प्रकार मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन इसका जगह ले सकता है, क्या आरक्षण व्यवस्था हो सकती है। तो ठीक इस पर बात हो रही थी। तो मुस्लिम लीग विधायिका में आरक्षण की मांग कांग्रेस की मान जाए तो पृथक निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग छोड़ देगी। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि ठीक जैसा कि अभी आपने देखा है कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता था, ठीक वैसे ही समझौता मुस्लिम लीग भी करना चाह रही थी कांग्रेस के साथ कि आप हमारे लिए रिजर्वेशन की बात मान जाओ तो हम पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को छोड़ देंगे। तो ये बात आगे बढ़ी। तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे हिंदू महासभा के एक नेता थे M.R. जयकर ने इस समझौते की, ये जो समझौता होने की बात चल रही थी, समझौता हुआ नहीं दोस्तों, आगे बढ़ा था INC और ML। INC मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस, और ML मीन्स मुस्लिम लीग। तो इस समझौते की जो संभावित था उसकी इन्होंने निंदा की, आलोचना की। तो इस तरीके से जो समाधान की जो संभावनाएं थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई कि अब कोई समाधान नहीं हो सकता है। फिर देखिए सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी फिर अब थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले हमारे जो भारत के लोग हैं, आम लोगों में वो कौन सी बातें थी जिनकी वजह से सामूहिक अपनेपन की भावना जगी। यानी उन्हें लगा कि हम सब एक हैं, हमें एक देश के निवासी हैं, हमारी लड़ाई सामूहिक है, हम मिलकर लड़ेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। सामूहिक अपनेपन कि यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। यानी उनकी लड़ाई या कुछ बातें तो थी ना, जैसे किसानों की हमने देखा है कि लगान है ना, कर्ज हैं, वो बातें थी। तो कुछ बातें थी। इसके अलावा अगर सब लोगों के कॉमन की बात करें तो उनका कॉमन इतिहास था, उनका एक जैसा इतिहास था, उनका अतीत एक था। उनको लोक कथाएं जोड़ रही थी, उनको गीत, चित्र, प्रतीक ने ये जो है राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया। यानी इन्हें आप राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम से जान सकते हैं कि जो देश में कॉमन जो चीज़ें थी वो उनमें एक, जैसा आज भी आप देखो कि हिंदी कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ती है ना, या फिर धर्म जोड़ता है, या हमारे जो रीति रिवाज है, कल्चर है, वो जोड़ता है। तो उस समय भी इन चीज़ों ने, कल्चर को आप बोल सकते हो, संस्कृति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है ये बात एहसास कराने में कि अंग्रेज हमसे अलग है और हम सब एक हैं। फिर 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि भारत माता की छवि गढ़ी जाती है। छवि गढ़ी जाती है मीन्स मातृशक्ति के माध्यम से, या एक महिला का चित्र बनाया गया और सब लोगों के लिए कि ये जो हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत माता है, ये छवि बनी थी 20वीं शताब्दी में।
तो 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत की रचना हुई थी। देखिए वंदे मातरम, वंदे मीन्स नमन, मातरम मीन्स माता को, माता कौन, हमारी भारत माता यानी मातृभूमि। तो ऐसे गीत की रचना हुई, किसने की थी वंदे मातरम की रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा था आनंद मठ, उसमें ये जो है वंदे मातरम गीत लिखा और ये वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि का चित्र बनाया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत माता का चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ ने, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा ही काम किया, उन्होंने लोक गाथा, गीत, बाल गीत, इन जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो लोगों को जोड़ के रख रही है, उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था और सब लोगों को सामूहिकता की भावना देने का प्रयास किया था। ये दोस्तों वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारा देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, उन्होंने इसकी रचना की थी। फिर नटेशा शास्त्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बुक में दे रखा तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इन्होंने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया, फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन किया, यानी इसके नाम से उन्होंने जो तमिल भाषा की जो लोक कथाएं थी उनका संकलन किया, एक जगह इकट्ठे की थी कुल 4 खंडों में। किसने? नटेशा शास्त्री ने। तो साउथ में काम वो कर रहे थे, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। तो इस तरीके से पूरे भारत में अनेक लोगों का योगदान है जो लोगों को ये फील करवा रहे थे कि हम सब एक हैं। फिर देखिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पनपा, उसमें लोगों ने तिरंगा झंडा इस्तेमाल किया। दोस्तों यहाँ तिरंगे झंडे का तात्पर्य ये नहीं है कि वर्तमान में जिस हम तिरंगे की बात करें उसकी नहीं, 3 रंग का कोई भी अगर झंडा है, फ्लैग है, ध्वज है, तो उसे हम तिरंगा कह सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हरा, पीला और लाल, ये 3 रंग का तिरंगा लोग इसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते थे स्वदेशी आंदोलन के रूप में। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल थे, यानी 3 रंग का ध्वज और उसमें 8 कमल के फूल हुआ करते थे जो ब्रिटिश 8 प्रांत थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिमों का जो प्रतीक है अर्धचंद्र, एक आधा जो चांद है दोस्तों, वो भी इसमें दिखाया गया। तो 3 कलर, 8 कमल के फूल और एक चंद्रमा, अर्धचंद्रमा है ना, ये जो है वो तिरंगा झंडा इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल होने लगा। फिर देखिए स्वराज का झंडा तैयार किया गया। स्वराज का झंडा किसके द्वारा तैयार किया गया? देखिए स्वराज का अर्थ मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग अलग समुदाय के द्वारा, अलग अलग वर्गों के द्वारा अपना अलग अर्थ लिया गया, लेकिन फिर भी स्वराज मतलब स्वयं का शासन, स्वयं के ऊपर स्वयं का राज। तो गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया, इसमें भी ये तिरंगा था, इसमें जो 3 कलर थे सफ़ेद, लाल और हरा, ठीक है। और इसके जो मध्य में बीचों बीच है वो चरखा लगाया गया। चरखा जो है वो स्वावलंबन का प्रतीक था, यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जो लोग चरखा चलाते अपने कपड़े, जो पहने लायक कपड़े वो बना देते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्वावलंबन का प्रतीक है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा किसका प्रतीक था? स्वावलंबन का प्रतीक था। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। पुनर्व्याख्या का मतलब है इतिहास लिखा गया, लेकिन इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा हमारी गौरवशाली इतिहास था जिन चीज़ों को छोड़ दिया गया। तो अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व किया गया कि देखो जीरो हमारे भारत ने दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि भारत में बनी है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये कुतुब मीनार हैं, प्राचीन काल से है ना, बहुत सारे फेमस मंदिर, बौद्ध मठ। कहा कि हमारे पास ज्ञान का कोई कमी नहीं थी, कोई हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा वो गौरवशाली इतिहास खंडित हुआ है और इन चीज़ों को लोगों के बीच में वापस ले जाया गया कि अगर हम सब सामूहिक रूप से एक हो, अगर वापस मुकाबला करें तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं और हमारा वापस जो भविष्य है वो गौरवशाली हो सकता है। निष्कर्ष अगर देखें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों के असंतोष और परेशानी को स्वतंत्र आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी वो पूरी एक तरीके से एक वन मैन आर्मी के रूप में उनकी लीडरशिप में आ गई थी और वो लीडरशिप दी थी महात्मा गांधी ने। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों की आम प्रॉब्लम क्या है उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया कि इनकी लगान प्रॉब्लम तो लगान को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया, उनकी डिमांड नमक प्रॉब्लम है तो नमक को जो है वो इसका हिस्सा बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। विभिन्न समूह वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की कि दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, हर वर्ग
अपने हितों के हिसाब से, अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना और वो अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहा था। तो फिर एक अंतिम प्रयास जो है वो किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक्चुअली में इसकी जो पृष्ठभूमि हम बात करते हैं तो सन 1939 से लेके 1945 दोस्तों ये था द्वितीय विश्व युद्ध का समय, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में। मान लो ये भारत है तो इधर जो है ये दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में था। एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। तो जापान की जो सेना है वो भारत के करीब आ रही थी हमला करते हुए, क्योंकि इनके खिलाफ लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, रूस ये सब थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था। तो जापान ही मान के चल रहा था कि जहाँ जहाँ हमें ब्रिटेन का शासन है हमें वहाँ अटैक करना, तो इंडिया के ऊपर भी अटैक करना है। तो महात्मा गांधी को लगा कि यार फालतू का इंडिया को, एक जो भारत है, एक युद्ध झेलना पड़ेगा, हमारे लोग मारे जाएंगे, संसाधनों की कमी आएगी। तो हमारी भलाई यही है कि इसमें अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के चले जाएं। तो उन्होंने अगस्त 1942 में ये एक आंदोलन शुरू किया जिसे जन आंदोलन कहा जाता है। सबसे फेमस, सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन। तो अंग्रेजों ने भारत का समर्थन लेने के लिए कांग्रेस और जो वरिष्ठ लोग थे उनसे सपोर्ट लेने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन यानी सर स्टफर्ड क्रिप्स एक व्यक्ति था जो उनकी तरफ से भारत आया और विभिन्न दलों से बात की थी। मार्च 1942 इनका क्या काम था कि विश्व युद्ध में भारत जो है, भारत के लोग हैं वो सरकार का समर्थन करें और विश्व युद्ध के बाद में सरकार उनकी बातें सुनेगी, मांगे सुनेगी और उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ऐसा ही फिर वर्धा में प्रस्ताव पास हुआ। वर्धा महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस आईएनसी के नेता यहाँ पे बैठे और उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध को नहीं झेल सकते हैं और भारत को बचाना है इस युद्ध से। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़े, ये प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा। ठीक है ना। सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग कि अंग्रेजों तुरंत जो है आप यहाँ से चले जाओ, इसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। तत्काल जो है, तत्काल मतलब तुरंत सत्ता का हस्तांतरण कर दो, आप हमें सत्ता सौंप दो और आप यहाँ से जाओ। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो समिति थी उन्होंने प्रस्ताव को समर्थन दिया और ये आंदोलन शुरू होता है। ये जन संघर्ष था, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा जन आंदोलन। बहुत आम लोग, किसान, मजदूर, शहरी, ग्रामीण, महिलाएं, बालिकाएं, बालक, हर तरीके का, हर वर्ग, हर तबका यहाँ पे इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। फिर इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो। अब बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि गांधी जी ने फाइनली अहिंसा की बात कर ही दी क्या, तो लेकिन गांधी जी का ये कहना था दोस्तों कि करो या मरो का मतलब है कि ये जो आंदोलन है इसमें आप कर लो मीन्स लड़ाई लड़ लो, जितनी आज़ादी के लिए आप बाहर आ सकते हो, अपनी मतलब जेल में जाओ, चाहे आप सरेंडर करो, धरने प्रदर्शन करो, जो करना करो, या फिर ऐसे प्रयास को, स्वतंत्रता के प्रयास में भले ही जान जाए तो मर जाओ लेकिन ये प्रयास मत छोड़ो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था लोग स्वतः आंदोलन में कूद पड़े, यानी आम जनता थी वो आंदोलन से जुड़ी और क्या होने लगे फिर से वही वापस असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली बातें, यानी हड़तालें, राष्ट्रीय गीतों, नारों के साथ प्रदर्शन, जन आंदोलन हुआ था जोरदार और इसमें छात्र, मजदूर, किसान, हजारों जो साधारण लोगों ने भाग लिया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने तुरंत कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में और जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। यानी नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही इसमें और अधिकतर नेता बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जो कुछ नेता थे जो बाहर रहे या भूमिगत रहकर उन्होंने नेतृत्व किया था, जैसे जयप्रकाश नारायण हैं, अरुणा आसफ अली हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, तो बहुत सारी जैसी महिलाएं हैं। बंगाल में मातंगिनी हाजरा हैं, असम से कनकलता बरुआ हैं, उड़ीसा से रमा देवी हैं, इन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की थी। और ब्रिटिश सरकार ने फिर अत्यधिक बल प्रयोग के द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय लगा इस आंदोलन को दबाने में, यानी इतनी जो आम जनता थी वो सड़कों पर निकल आई। ब्रिटिश सरकार का घोर विरोध हुआ और ये आंदोलन 1 वर्ष से अधिक समय लगा लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और देश की आज़ादी तक धीरे धीरे ये आंदोलन चलता रहा और फाइनली सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस प्रकार हमारे राष्ट्रवाद की भावना पनपी और देश आज़ाद हुआ दोस्तों। तो ये जो पार्ट हैं, ये जो टॉपिक हैं, इतना ही। ये इसके टोटली 3 वीडियो हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।